गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशिम मित्तल अरोड़ा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट ने दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। जिन बच्चों ने दिसंबर में फॉर्म फिल कर लिया उनको तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और जिनका वो फॉर्म रह गया था या उनकी मास्टर कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो अब दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मर्ज कर दिया है दोनों को। दिसंबर 2020 और जून 2021 को मर्ज करके इकट्ठा दोबारा नेट का फॉर्म निकाल दिया। उसी के रिलेटेड अरोड़ा क्लासेस में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की लाइव क्लासेस, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी 23 अगस्त मंडे से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी पूरे के पूरे फर्स्ट पेपर की। ये नहीं कि एक दो पेपर आपको करवाएंगे, पूरे के पूरे पेपर के में जो 10 पार्ट्स आते हैं फर्स्ट पेपर में उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपर लाइव सेशन होगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी लाइव सेशन में आपका वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस कि कौन सा सिलेबस है। सिलेबस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पहले पता होना चाहिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिछले दिसंबर से या पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको तो सिलेबस पता होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पेपर में 10 पार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, डीआई, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग में आपको इंडियन लॉजिक भी आपको इसमें पूछा जाता है, उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कंप्यूटर और 10th हो गया हायर एजुकेशन, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट भी पेपर में आता है। तो ये 10 टॉपिक, जो ये 10 पार्ट हैं इस लाइव सेशंस में आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। आपको फुल डिटेल में इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन होगी, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में प्रॉपर। सबसे पहले देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जो पार्ट है वो आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक, ये 4 पार्ट्स आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। बाकी अलग अलग टीचर्स आपको टॉपिक अपना अपना डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो आपका पार्ट 1, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि हर पार्ट में से 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, पर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 5 ही आने हैं। हो सकता है 4 आ जाएं, हो सकता है 3 आ जाएं, हो सकता है 6 आ जाएं, ठीक, पर मोस्टली देखा जाता है कि हर एक पार्ट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 मतलब 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 10 मार्क्स। हमारा हर एक पार्ट जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। आपको टीचिंग के बारे में देखो, जो बच्चे यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने बीएड एमएड में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक, नहीं तो आपको टीचिंग, आपको ये नहीं बोल रहा, अदर जो स्टूडेंट्स है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उनको टीचिंग पता है, उनको लर्निंग पता है, पर वो कंसेप्ट क्या है, किस तरह से बन रहा है, उसके बारे में नहीं पता होगा। क्या लेवल्स हैं, क्या नेचर है टीचिंग की, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, किस तरह से स्टेजेस को पार करते हैं, किसने कौन सी स्टेजेस के बारे में डिस्कशन की, कौन सी स्टेजेस की बात की, वो सारा हम फर्स्ट पार्ट में, जो टीचिंग यूनिट 1 के जो ए पार्ट है उसमें सारा डिटेल में करेंगे कि टीचिंग क्या है। टीचिंग को वैसे अगर एक लाइन में मैंने डिस्कस करना हो तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको कई बार, बहुत ही सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आपको सिंपल लाइन में पूछा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। ठीक है, अगर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहे हो तो वो क्या हो गया? टीचिंग हो गया। अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल रहे हो तो उसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही बोलेंगे, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वो हम सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, टीचिंग और लर्निंग। देखो सेकंड पार्ट है ना आपका लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि टीचिंग का मतलब क्या है। तो टीचिंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज को मैंने ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो नॉलेज तो मैं बुक से पढ़कर भी कर दूंगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हर एक बच्चा टीचर है, ठीक है ना, नॉलेज ही ट्रांसफर करनी। पर ये नैरो कंसेप्ट में गिनते हैं कि सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना नहीं, नॉलेज जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसको समझ भी आना चाहिए, उसको वो नॉलेज मिलनी भी चाहिए। मतलब आप में ऐसी स्किल होनी चाहिए, आप में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नॉलेज को अच्छे तरीके से
ट्रांसफर कर पाओ, अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर पाओ। इसमें हम लर्निंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडोलेसेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेजेस की बात करेंगे हम बात करेंगे किस तरह से लर्निंग इफेक्ट करती है, मैच्योरेशन का लर्निंग के साथ क्या संबंधित है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है। लर्निंग की देखो आपको ना कंफ्यूजन बड़ी होती है पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेजेस ऑफ टीचिंग और स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेजेस लर्निंग की अलग हैं, टीचिंग के अलग हैं, तो बच्चे कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेजेस कौन सी हैं लर्निंग की, हम उसको प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। और उसके अलावा इसमें ना कुछ थ्योरीज भी हैं, हमें थ्योरीज भी करनी पड़ेंगी। आपने लास्ट ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो आपको काफ़ी थ्योरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम आपको करवाएंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, आपको पाठ करवाया जाएगा उसके लिए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, जैसे उन्होंने लिख दिया कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, तो इसके साथ रिलेटेड जो थ्योरीज है हमें वो भी डिस्कस करनी पड़ेंगी कि सोशल के साथ बैंडूरा थ्योरी आ गई, ठीक है, वाइगॉस्की थ्योरी आ गई, इमोशनल के साथ गोलमैन की थ्योरी आ गई, कॉग्निटिव के साथ पियाजे की थ्योरी आ गई, ठीक, ब्रूनर की थ्योरी आ गई, तो हमें कुछ थ्योरी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आप उतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से एजुकेशन वाले बच्चे करते हैं, जिस तरह से पीरियड वाले बच्चे करते हैं, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या है, कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह से कोरिलेट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम ना जब जैसे जैसे हमारा पार्ट कंप्लीट होता जाएगा, हम एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग, रिसर्च के अलग, आपको सारा वो लाइव सेशन में डिस्कस करवाएंगे, ताकि आपको साथ साथ ये भी समझ आता रहे कि जो मैंने पढ़ा वो मेरे को कितना समझ आया, मेरा लेवल कहाँ तक पहुँचा, मैं कहाँ तक बातों को समझ पाया, कहाँ तक मैंने चीज़ों को क्या है अंडरस्टैंड किया। तो ये सारा पार्ट होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, नॉर्मल है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फैक्टर कौन से हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, हम सोसाइटी के बेस पे हो सकते हैं, हमारी थिंकिंग के बेस पे हो सकते हैं, हमारे विजन के बेस पे हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब इसमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्वेश्चन आया तो मोस्टली उसका चांसेस है आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी के बेस पे भी हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर है जो उसको जो है इफेक्ट कर सकता है, वो सारा हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। नेक्स्ट देखो, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। अब आपको बताना पड़ेगा इसमें, आपको टीचिंग ये सारा बेसिकली ना, इसमें आपको क्वेश्चन आएगा पैडागोजिकल, इसमें आपको पैडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्या है वो, मतलब आपको ना एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है कि इस तरह से माहौल चल रहा है, इस तरह से एक्टिविटीज चल रही हैं, तो एक टीचर यहां पर क्या रोल अदा करेगा, ठीक है, टीचिंग में इस तरह से कैसे इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, इस तरह से आपको सिचुएशन बना के देते हैं। तो इसमें आपको वो सारे फैक्टर करने पड़ेंगे जो टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हो, चाहे वो टीचर की हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो स्किल्स हो, नॉलेज हो, ठीक है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर हो, हर एक चीज उसको आपको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें टीचिंग को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो टीचर के साथ कैसे इफेक्ट करेगी, लर्नर के साथ किस तरह, मटेरियल जिसका यूज कर रहा है टीचर पढ़ाने के लिए उसके साथ कैसे होगी, कोई फैसिलिटीज मिल रही हैं इंस्ट्रक्शन से उसके साथ कैसे होगी, लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरह से इफेक्ट करेगा, इंस्टीट्यूशन किस तरह से इफेक्ट करेगा किसी टीचिंग को, तो उसके साथ सारा। इसका मतलब देखो क्या है कि आपको चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को आपको सारे कंसेप्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस चीज की बात की, किस तरह से ये इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, इसमें आपको जितने भी मैक्सिमम देखो मेथड्स, आपको पहले एक बात बता दूं कि हमने ना आपने वर्ड पढ़ा होगा फिलॉसफी, अपने वर्ड पढ़ा होगा फिलॉसफी, जिसे क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। अगर साइकोलॉजी की बैकग्राउंड में जाओगे, अगर हम साइकोलॉजी में बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप क्या देखोगे कि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी से ही ड्राइव की है, क्लियर। तो जितने भी मेथड्स हैं वो कोई ना कोई इज्म से आए हैं, जो किसके साथ संबंधित हैं, फिलॉसफी। अब आप बोलोगे सर इज्म क्या होता है, ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब तो वाद होता है, ये तो ट्रांसलेट कर दिया आपने।
तो इज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारी सोच। इज्म का मतलब क्या है, हमारी सोच, मतलब हम किस सोच के साथ संबंधित है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पॉजिटिविज्म में बिलीव करता है, ये नेगेटिविज्म में बिलीव करता है, दैट मीन्स इसमें इस जो पॉजिटिविज्म में है वो हर बात में पॉजिटिविटी लेके आएगा, जो नेगेटिविज्म में है वो हर बात में नेगेटिविटी लेके आएगा। दैट मीन्स हम हर एक बच्चा, हर एक पर्सन कोई ना कोई इज्म को फॉलो करता है, ठीक। तो हमें फिलॉसफी के इज्म करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट मेथड्स करेंगे। और आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि जैसे लेक्चर मेथड कहां से आया, हम किसमें आइडियलिज्म की बात करते हैं। प्लेवे मेथड कहां से आया, हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड कहां से आया, हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हम सारे इज्म, हमने बहुत जितने भी मेथड्स की बात, होल टू पार्ट मेथड कहां से आया, गेस्टाल्टिज्म से आया। तो जितने भी मेथड्स हैं हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे किसी ना किसी इज्म से ही संबंधित हैं, किसी ना किसी इज्म से ही हमारे साथ हमारे पास पहुंचे। तो वो सारे क्या मेथड्स हैं, किस तरह से हायर एजुकेशन में उसका यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा बेस्ट मेथड बेस्ट होगा, अगर बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, किन पर यूज होगा, वो आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में करवाया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस क्या है, ऑनलाइन मेथड्स कौन से होते हैं, ये ना स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, स्वयं और स्वयं प्रभा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाया गया है, ठीक है, जिससे बच्चों को ऑनलाइन वे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ना स्क्रॉनियस, असिक्रोनियस मीडिया, वो सारा कंसेप्ट आपको इसमें समझना पड़ेगा। ऑफलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या है, सिक्रोनियस असिक्रोनियस क्या है, ठीक है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। इसके चैनल हैं, पहले 32 थे, अब 34 हो गए। क्लियर? 24/7 चलता है ये सारा मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, कुछ मॉक कोर्सेज को ऐड किया गया, कब इंप्लीमेंट हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारा डिटेल में हम 1 बाय 1 देखते रहेंगे। तो हमारे लेक्चर्स कैसे जुड़े रहना, लेक्चर मिस मत करना। मिस हुआ तो आपका अगला कंसेप्ट, ये ना साइकोलॉजी टीचिंग जो एप्टीट्यूड है आपका, ये मोस्टली साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक। और साइकोलॉजी में आपको एक बात पता होगी, अगर एक चीज भी बीच में से स्किप हुई तो अगली समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या है, कोरिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम बात करते हैं जो टीचिंग सपोर्टिंग सिस्टम। इसमें ना आपको एक कंसेप्ट आएगा जो नहीं लिखा हुआ, CCEA का आप पढ़ोगे इसमें, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। और आप इसमें हम कराएंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। अब आप बोलोगे इसमें से लास्ट ईयर चेक कर लो, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये पूछा गया था कि अब जो है नए जो चेंजेस किए गए हैं तो कौन सा चेंज एवेल्युएशन के लिए कौन सा चेंज लेकर आए हैं। तो आंसर क्या था सीधा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सिर्फ अगर किसी ने ये पढ़ा था तो उसने आंसर लगा दिया, नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो गया। हम इसको डिटेल में करेंगे कि क्या है। देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने क्रेडिट स्कोर शुरू कर दिया। आपने ना कोर्सी आप चेक करना, कोर्सी का लिखा होता है कि जो ये वाला है इसके 6 क्रेडिट हैं, इसके 5 क्रेडिट हैं, इसके 4 क्रेडिट हैं, इस तरह से क्रेडिट स्कोर दिए जाते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि बैचलर करना है, अगर बैचलर डिग्री करनी है तो इससे के ज़्यादा क्रेडिट स्कोर्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स ये आपको थोड़ा ईजी वे में समझाता हूँ। जैसे हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स करते थे, अब हर एक सब्जेक्ट्स को कुछ क्रेडिट स्कोर दे दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो आपके क्रेडिट स्कोर मैक्सिमम ये हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स में करनी है तो आपके क्रेडिट स्कोर ये हो सकते हैं, वो सारा डिटेल में करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग किस तरह से होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। एवेल्युएशन के सारे मेथड्स, ठीक है, जिसमें हम ये सेम फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सुमेटिव एवेल्युएशन, ठीक है, प्लेसमेंट एवेल्युएशन, वो सारी एवेल्युएशन के पार्ट, एवेल्युएशन सिस्टम, ठीक, इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो ये बेसिकली आपका रहेगा, ये आपका बेसिकली रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये बेसिकली आपका सारा पार्ट रहेगा। सिर्फ एक पार्ट की बात हुई है जिसमें से चांसेस होते हैं कि 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ये सारा कोर्सेज, ये सारा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद जैसे ही हमारा पार्ट खत्म होगा हम इसके क्या शुरू कर देंगे, MCQ शुरू कर देंगे। तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, लाइव लेक्चर लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो और लाइव लेक्चर में करो। कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे को साथ ही साथ चैट बॉक्स में बताते रहो, मैं आपकी प्रॉब्लम साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करता रहूंगा। चलो, ये था फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट, अब बात कर रहे हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड। किसकी बात कर रहे हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आपको देखो ये भी सेम एजुकेशन वालों ने ये पढ़ा होगा पेपर 2 में, जो बच्चे एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पार्ट पेपर 2 में भी बेनिफिशियल रहेगा। उनका जो पेपर 2 है एजुकेशन का उसमें बेनिफिशियल रहेगा। जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी पेपर 2 में इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मतलब उनको डबल फायदा होगा। फर्स्ट पेपर में तो इसका बेनिफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ उनको सेकंड पेपर में भी इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको भी वो सॉल्व कर पाएंगे। चलो हम बात कर रहे हैं रिसर्च की। हम बात किसकी कर रहे हैं? रिसर्च की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड क्या है? आपकी इनेट एबिलिटी। रिसर्च क्या है? खोज। ठीक है, तो जो बच्चे रिसर्च को खोज बोलते हैं तो उनको मैं पूछना चाहूंगा कि अगर रिसर्च खोज है तो डिस्कवरी क्या है? तो इन्वेंशन क्या है? तो सिर्फ इसका मतलब देखो, इसको भी पंजाबी में खोज बोलते हैं, हिंदी में खोज बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको सिर्फ पंजाबी और हिंदी में नहीं करना, ये नहीं कि बस ट्रांसलेट कर दिया दैट मीन्स ओके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हर एक मतलब, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, हर एक चीज का मतलब है। ठीक है ना, हर एक चीज यूज की गई है तो उसका एक मतलब है जो आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज की खोज कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी। मतलब मैंने बनाई नहीं है, वो तो थी, मैंने ढूंढी है। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब अमेरिका उसने बना नहीं दिया, अमेरिका तो ऑलरेडी नेचुरल था, उसने जस्ट क्या की, उसको ढूंढ लिया। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या होगी? इन्वेंट की है कोई चीज, मतलब ये नहीं कि कोई चीज एज इट इज थी मैंने ढूंढ ली, मैंने अपना दिमाग यूज किया, अपनी टेक्नोलॉजी यूज की और उसको बनाया। जैसे ग्राहम बेल इन्वेंट फोन, तो उसने इन्वेंट फोन कोई दबा नहीं हुआ था कहीं पर कि फोन था उसने निकाल लिया, ये लो जी फोन। ठीक है, तो उन्होंने क्या था, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया, अपने मेथड्स का यूज किया और बना दिया। तो उसके लिए क्या हो गया? इन्वेंशन। और एक वर्ड होता है इनोवेशन। एक वर्ड क्या होता है? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। मतलब जो डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुई उसमें चेंजेस है। जैसे पहले बल्ब था, ठीक है, फिर एलसीडीज आ गई, अब एलईडीज आ गई, चेंजेस आ रहे ना, वो इनोवेशन। अब रिसर्च कहां पर गया? हम तो बात रिसर्च की कर रहे हैं, हम पहुंच कहां पर गए? ये जो इन्वेंशन और डिस्कवरी से इनोवेशन के बीच का प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? रिसर्च। और याद रखना, रिसर्च हमेशा 99% पर, मतलब 0.1% चांस होगा तो ही होगी। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि ये मार्कर अपने आप में 100% है, तो 100% है तो रिसर्च क्या होगी? रिसर्च क्या होगी? ठीक है, 100% है तो बहुत बढ़िया, बस रखो इसको, तो चेंजेस तो हो ही नहीं सकती। चेंजेस कब होगी? जब मैं बोलूंगा कि ये मार्कर 99% है या ये मार्कर 99.99% है, तो चांसेस हैं, तो रिसर्च होगी। उस 1% को सॉल्व करने के लिए मैं उसमें क्या करूंगा? चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, मैं उसमें कुछ बदलाव लेकर आने की कोशिश करूंगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? जो बदलाव लेके आने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो क्या होगा? रिसर्च होगी। क्लियर? एप्टीट्यूड क्या होगा? आपकी इनेट एबिलिटी या वो एबिलिटी जो एट प्रेजेंट आप में है। क्लियर? तो हम इसमें बात करेंगे। देखो सबसे पहले हो गया मीनिंग, मैंने आपको समझाया कि मीनिंग क्या है। क्लियर? उसके बाद करेंगे टाइप्स, किस किस टाइप्स की रिसर्च होती है। ठीक, हर एक टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। एक एक मेथड हर एक केस स्टडी में आ जाएगा। हर एक मेथड, जितने भी मेथड हमें रिलेटेड हैं रिसर्च के साथ, हम उसे डिस्कस करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिव, ये पार्ट में क्वेश्चन पक्का आता है कि पॉजिटिविज्म क्या है। मैंने अब ये ना समझना कि ये कोई सोच की बात हो रही है, सोच हम बोल सकते हैं पर ये कोई फिलॉसफी के साथ या साइकोलॉजी के साथ संबंधित नहीं है, ये प्रॉपरली रिसर्च का पार्ट है, ये प्रॉपरली साइंस से संबंधित है। मैं आपको प्रॉपर डिटेल में करवाऊंगा कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है,
किस तरह से हम इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, किस तरह से इनके क्वेश्चंस आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। मेथड्स, कौन कौन से मेथड है, जैसे हमने पहले बोला कि एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्राइब करना, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक। इसके अलावा भी बहुत है, एंथनोग्राफी हो गया, ठीक है। हम बहुत, इसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स हैं, हम उन सभी टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप्स, तो रिसर्च, देखो रिसर्च भी ये तो है नहीं कि बस ठीक है ये किया और हो गया, इसके भी प्रॉपर स्टेप्स हैं। प्रॉपर पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर हाइपोथेसिस क्या है, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव तो समझ आ गए, हाइपोथेसिस वर्ड क्या है। हाइपोथेसिस तो मतलब क्या होता है, परिकल्पना, हिंदी कर दी मैंने, तो क्या हो गया, परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब देखो क्या होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, यूजीसी नेट पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन, मतलब हम कुछ गेस करके चलते हैं। इसको प्रॉपरली हम गेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट गेस बोलेंगे, ठीक। हम कुछ मानकर चल रहे हैं। और याद रखना, हाइपोथेसिस को हम कभी भी प्रूव नहीं करते। हाइपोथेसिस को मैं दोबारा बोल रहा हूं, हाइपोथेसिस को हम कभी भी प्रूव नहीं करते। हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। मतलब जो मैंने हाइपोथेसिस बनाए, तो जरूरी नहीं है कि वो हाइपोथेसिस हर बार सही ही होंगे, हो सकता है मेरे हाइपोथेसिस गलत भी हो जाए। तो हम इसमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट प्रॉपर डिटेल करेंगे हाइपोथेसिस की। ये नहीं कि आपको बस हाइपोथेसिस बता दिया दैट्स ऑल, प्रॉपर डिटेल करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, एरर कैसे आते हैं, एरर 1 क्या है, अल्फा एरर क्या है, एरर 2 क्या है, बीटा एरर क्या है, ठीक है। इसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कुछ भी, हर एक डिटेल इसके बारे में हम करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कब एरर आएंगे, कब हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारी डिटेल हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट, थीसिस एंड आर्टिकल रिटर्न। देखो आपके ना आर्टिकल, हम जिन्होंने एमएड की है या जिन्होंने डेजिटेशन की है, जिन्होंने पीएचडी की है उन्होंने थीसिस की होगी, जिन्होंने एमएड की है उन्होंने डेजिटेशन लिखी होगी, क्लियर। डेजिटेशन थीसिस का एक छोटा पार्ट है, क्लियर। तो उनको पता होगा कि उन्होंने किस तरह से जो है कि कौन से राइटिंग में लिखी है। आज के टाइम पे एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो स्टाइल है उसके हिसाब से ये बेसिकली स्टाइल लिखा जा रहा है। पर इसके अलावा भी और काफ़ी हैं, शिकागो है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई काफ़ी टाइप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से टाइप हैं और उसमें किस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपने ना आर्टिकल्स में देखा होगा कि लिखा होता है, जैसे मैं अपना नाम लिखूं, मित्तल M.A. आशिम, यहां पर ईयर डाला होता है, ठीक है। यहां पर इन्वर्टेड कोमा शुरू, यहां पर इटैलिक लैंग्वेज में, वो आपको सारा मैं करवाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस तरह से रेफरेंस। अगर आप पीएचडी करोगे, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या एमएड के अभी एमएड कर रहे हो, तो उनको भी ये पार्ट बेनिफिशियल रहेगा अपनी डेजिटेशन में कि आपको फॉर्मेट पता लगेगा, उसको कैसे लिखना है उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। क्योंकि डेजिटेशन में और कुछ नहीं है, मुश्किल है तो ये फॉर्मेट को समझना, रेफरेंसेस को समझना, रेफरेंस को लिखना किस तरह से है उसको समझना, क्लियर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च में यूज करेंगे, किस तरह से आईसीटी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, किस तरह से आईसीटी का हम यूज रिसर्च में अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, ठीक। और वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च एथिक्स। हमेशा हर बार कोई क्वेश्चन आए या ना आए, रिसर्च एथिक्स के साथ हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एथिक्स क्या है, हमारी मॉरलिटी, रूल्स, ठीक है, जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो इसमें वही आएगा कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी, क्योंकि रिसर्च में ये होता है कि अगर मैं अपनी रिसर्च में किसी का एक पेज भी यूज कर रहा हूं, एक कमेंट भी यूज कर रहा हूं, तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा रेफरेंस में कि जी मैं इसको यूज कर रहा हूं। दूसरी बात, जो मैं यूज कर रहा हूं वो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं जिसपे कॉपीराइट होता है, एक होते हैं जिसमें कॉपीराइट नहीं होता, साइटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं साइटेशन कर रहा हूं किसी की तो दो तरह की होती है, एक होता है कॉपीराइट जिसमें है, इसमें नहीं है। अगर मैं कुछ इस तरह का साइटेशन यूज कर रहा हूं किसी का जिसमें कॉपीराइट है, तो पहले मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो पर्सन परमिशन ग्रांटेड करेगा, फिर मेरे को जो वो लेटर देगा उसको मेरे को मेंशन करना पड़ेगा अपनी डेजिटेशन में
कि जी देखो मैंने परमिशन ली है, ये है एथिक्स। ठीक है, और क्या होगा, किसी का टॉपिक ना चोरी करूं, ठीक है, एज इट इज सेम टॉपिक मैंने कॉपी कर दिया, किसी का वर्क ना मैं चोरी करूं, खुद सारा कुछ अपना होना चाहिए, ये सारा कुछ एथिक्स के अंडर आता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि रिसर्च एथिक्स क्या है, और वन बाय वन हम इसको समझेंगे भी। ठीक, थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। देखो ये पार्ट है इंग्लिश का, इसमें कुछ नहीं, जस्ट आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा 10 मार्क्स का, हर एक पार्ट 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको एक पैसेज दिया होगा जिसकी दोनों लैंग्वेज, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो पैसेज को, आप पैसेज को हिंदी में भी कर सकते हो। क्लियर? तो आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपने आंसर देना है। आपको सर जो हैं, हमारे सर हैं रोहित सर, वो आपको जो है ये पैसेज किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से ये पैसेज को करना है, किस तरह से आप इजी वे में और कम टाइम में शॉर्टकट्स में पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। 4th पार्ट कम्युनिकेशन, ये पार्ट मैं करवाऊंगा। देखो कम्युनिकेशन क्या है, हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मीनिंग में आएगा ना, सबसे पहले मीनिंग आएगा, टाइप्स आएंगी। तो मीनिंग में क्या है, हम अपने वर्ड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, अपने व्यूज दूसरे के तक पहुंचा रहे हैं, वो सारा क्या है कम्युनिकेशन। क्या टाइप्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगी, इफेक्टिव कैसे होगी। देखो अगर मेरी लैंग्वेज इजी है, अब हम देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको समझ भी आए, ठीक है ना, आपकी हम डिस्कस भी मान लो कर रहे हूं, तो इफेक्टिव मेरी डिस्कशन कब होगी, जब मैं वो लैंग्वेज यूज करूं जो आपको समझ आती है, मैं वो वर्ड यूज करूं जो इजी है, ठीक है, मेरी क्लैरिटी होगी, मेरी स्पीकिंग में क्लैरिटी हो, मेरा बोलने का वे अच्छा हो, मेरे को बात समझ आए आपको, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फास्ट ना बोलूं, तो वो सारा आ जाएगा। वर्बली क्या आ जाएगी, वर्बली कुछ हम बोल के कर रहे हैं, नॉन वर्बली मतलब हमारे जेस्चर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, कि किसी को हम देखो जरूरी नहीं है हर बात बोलकर ही बतानी पड़ती है, कुछ बातें इशारों में भी समझी जाती हैं। बोलते हैं ना इस तरह से कि कई बार क्या होता है, क्लास में बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर आता है इस तरह से घूर रहा होता है, बच्चे शरारत करते करते टीचर की तरफ देखते हैं और एकदम से चुप कर जाते हैं। वो कौन सी कम्युनिकेशन है, वो नॉन वर्बल है, उसने बोला कुछ नहीं पर बच्चे समझ गए, नॉन वर्बल। इंटरकल्चर, इंटर जब वर्ड आएगा, इंटर याद रखना, छोटे मैं आपको ना ये पॉइंट्स करवाता रहूंगा, जहां पर वर्ड आ गया इंटर मतलब बात हो रही है किसी दूसरे पर्सन के बारे में, जहां पर बात आ गया इंट्रा, जहां पर वर्ड आ गया इंट्रा, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है, अपने बारे में बात कर रहा है। तो इंटर कल्चर मतलब दूसरे के कल्चर के बारे में, दूसरे के कल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो वही हो गया ना, बैरियर क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट, कि मेरी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बहुत फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है, आप जो है लैंग्वेज में अलग लेवल की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आपका जो मेरा जो पढ़ाने का वे गलत है, आपको मूड नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव ना हो, जहां मेरा मन ना कर रहा हो आपके साथ बात करने का। ठीक, मास मीडिया, सोसाइटी, मास मीडिया बड़े लेवल पे बात करते हैं, सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन, वो सारा 1 बाय 1 छोटा पार्ट है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के सिंपल वे में, ठीक है, वो आपको इसमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो रीजनिंग के आपको 2 पार्ट आते हैं, एक आता है रीजनिंग, एक आता है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सिंपल देखो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शंस, टाइम एंड रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज। आपको एक बात बताऊं, आपके एग्जाम में मैक्सिमम एक तो परसेंटेज और एक रेशियो, पहले इनको अच्छे तरीके, जिनका मैथ बहुत कमजोर है, जो बोलते हैं कि जी 30 मार्क्स का मैथ आता है, 30 मार्क्स के सम आते हैं, यहां से तो हमारे नंबर आते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं इजी में बताऊं कि ये 2 पार्ट परसेंटेज और रेशो को हम बहुत अच्छे तरीके से, हमारे सर बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम रेशो सब करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये परसेंटेज और रेशो क्लियर हो गया तो आप समझ लो आपके कम से कम 20 मार्क्स नंबर क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि जो आपको डीआई आनी है पेपर में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, हमेशा जो देखा गया है, बहुत रेयर चांस है कि कोई मिसिंग डीआई वगैरह आए,
मोस्टली क्वेश्चन कहां से आते हैं? परसेंटेज और रेशियो से आते हैं। इनमें से भी 2-4-3 क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज रेशियो में से। लॉजिकल में भी कोई ना कोई उसमें रिलेशन आ जाता है परसेंटेज का। तो ये क्वेश्चन आपको हमारे सर जो है मैथमेटिक्स में करवाएंगे। ये आ गया लॉजिकल। देखो लॉजिकल में जो है अंडरस्टैंडिंग करना है, आर्गुमेंट्स जो है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है, कैटेगोरिकल जो है, मूड, फिगर, ये सारा पार्ट आपको सर आपको ये पार्ट जो है करवाएंगे। पर इसमें जो ये पार्ट है, देखो इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग में जो पार्ट है इंडियन लॉजिक, ठीक है, कि परसेप्शन क्या होती है, इसमें से ना 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए हैं बड़े सिंपल। अनुमान क्या है, परसेप्शन क्या है, ठीक है, किस तरह से शाब्दा क्या है, किसने, बुद्धा ने किसकी बात की, किनको माना किनको नहीं माना, ठीक है, हेथाबवस्था क्या है, अनुमानना क्या है, ठीक, ये सारा कंसेप्ट आपको प्रॉपर डिटेल में करवाया जाएगा। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा ये पार्ट को। नेक्स्ट आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बारे में पहले बता गया, इसमें पार्ट तो बहुत हैं कि इसके साथ बार ग्राफ हो गया, हिस्टोरिक्स आ गया, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, पर मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टेबल चार्ट के साथ रिलेटेड आते हैं, और उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? परसेंटेज और रेशो, ठीक है, जो हमारे सर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत आई साथ ही साथ आप उस सर के साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो पहले हमने बात क्या की थी कि आईसीटी का रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं। अब पूरा पार्ट आ गया आईसीटी का, जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिक्स भी आएंगे, आपको कुछ न्यूमेरिक्स क्वेश्चन भी आएंगे। आईसीटी क्या है, एब्रीवेशंस का आपको काफी करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको फुल फॉर्म्स करनी होगी उन चीजों की, ठीक है। इंटरनेट का क्या मतलब है, इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रा देखो वर्ड आ गया, इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो काम हो रहा है। ईमेल्स किस तरह से होती हैं, ठीक है, ईमेल्स में सीसी का क्या काम होता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कैसी होंगी, कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या होती है, ये आपको हमारे कंप्यूटर वाले सर इसको प्रॉपर डिटेल में ये चीजों को एक्सप्लेन करेंगे विद एमसीक्यूज। नेक्स्ट पार्ट आ गया इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ना इसको बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, ये पार्ट को डिफिकल्ट समझते हैं। 10 मार्क्स का ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो जो बच्चे ना ये सोचते हैं कि हम पेपर 2 में बहुत स्ट्रांग है तो पेपर क्लियर हो जाएगा, तो उनको मैं बता दूं, लास्ट रिकॉर्ड चेक करके देख लो कि बहुत से बच्चों का पेपर जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होने का रीजन क्या रहा है कि पेपर 1 में उन्होंने तैयारी नहीं की। अगर आप पेपर 1 में 60 से 70 मार्क्स मिनिमम 60 मार्क्स से 70 मार्क्स गेन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर ही होगा। अब आप देखो कि वो 30 मार्क्स आप किस तरह से वो 60 से 70 की रेंज में पहुंच रहे हो। तो डेवलपमेंट में देखो, इसमें इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट प्रॉपर आएगा, सारे आपको एक्ट इन्वायरमेंट के सर आपको जो इन्वायरमेंट टीच करेंगे सर, उसको आपको सारे एक्ट, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट के साथ क्लाइमेट के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा ओजोन परत के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट पोल्यूशन के साथ रिलेटेड हो, वो सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बीच में क्या लिखा गया है, किस चीज की कौन कौन सी जो है ट्रीटीज हुई हैं, कौन कौन सी संधि हुई है, वो आपको समझना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2015 में शुरू हुए थे, गोल कब तक लिया था उन्होंने, 2030। ये आपको सारे गोल आपको प्रॉपरली आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जी पोल्यूशन कौन से इन्वायरमेंट में आएगा, पोल्यूशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा कि जी स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, टॉपोस्फीयर क्या होता है, ये सारियां आपको परतीस के बारे में पता होना चाहिए, ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस आएंगे इसमें इसके साथ रिलेटेड कि जी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहां से निकलती है, किसको इफेक्ट करती है, आपको वो सारा डिटेल में ये पार्ट जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से इशू होते हैं ग्लोबल से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन करता है, किनके कारण, क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, कौन कौन से ट्रीटीज हुई हैं इसके साथ रिलेटेड, किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल गैसेस, बायोडाइवर्सिटी,
ठीक। और लास्ट हमारा पार्ट रहेगा हायर एजुकेशन। देखो हायर एजुकेशन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आएंगे हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड, एक आएंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस हायर एजुकेशन में जिसमें देखो आपको वो सारा पार्ट करना पड़ेगा एंशिएंट इंडिया में, ठीक है ना। एंशिएंट इंडिया में जो भी हम करते हैं, जैसे हम करते हैं, हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में, बात करते हैं कि जी काफ़ी मकबरे थे, ठीक है। हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो सारा डिटेल कब बना, पहला कौन था, क्या हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, कहाँ पर हुआ था, वो सारा डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक। हायर एजुकेशन लर्निंग रिसर्चेज पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम देखो इसमें लिखा पोस्ट है पर हम प्री इंडिपेंडेंस भी करेंगे, मतलब 1813 से लग जाएंगे, 1813 से शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरू कर देंगे जैसे चार्टर्ड एक्ट 1813, उसके बाद क्या करेंगे 1835 मैकॉले कमीशन, फिर हम क्या बात करेंगे 1854 1854 वुड डिस्पैच, फिर 1882 हंटर कमीशन, 1902 रैले कमीशन, 1904 यूनिवर्सिटी कमीशन, 1917 कलकत्ता कमीशन, 1920 कैब, 1929 हार्टो कमेटी, 1937 वारदा स्कीम, 1937 अबॉट वुड रिपोर्ट और 1944 सार्जेंट कमीशन। ये सारा प्री इंडिपेंडेंस समझेंगे और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पहुंचेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी कमीशन 1948, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, कोठारी कमीशन 1964, एजुकेशन फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो है तो 1979 में, पर वो डिसॉल्व खत्म कर दी थी उसमें, इसलिए किसको बोला जाता है सेकेंड 1986 में। और उसके बाद एनसीएफ के बारे में समझेंगे 2005 2009 जो एनसीएफ टीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और लास्ट हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एंड अब जो लेटेस्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको ये सारा पार्ट इस पार्ट में कवर करवाया जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल्स क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ये आ गया पॉलिटिकल साइंस का पार्ट, ठीक है। पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको सारा पार्ट जो है डिस्कस करवाया जाएगा। तो ये आपका रहेगा बेसिकली सिलेबस जो आपको हम हमारे लाइव लेक्चर में डिस्कस कराएंगे, ठीक है। जो आपको प्रॉपरली जो है 23rd से हम हमारे लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करो, लाइव लेक्चर लगाओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉरी कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं समझ आया तो चैट बॉक्स में बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हम साथ ही साथ क्या शुरू कर देंगे, हमारी एमसीक्यू सीरीज क्या शुरू कर देंगे, एमसीक्यू सीरीज को हम प्रॉपरली शुरू कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।